गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, शुभोदय। आज मैं आपको भारत में संस्कृति संगम, भारत में संस्कृति संगम, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और बहुत ही अच्छा निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादातर जो है तेलुगु भाषी विद्यार्थी हैं, इसलिए तेलुगु में एक महाकवि ने एक बात कही है तेलुगु में, और हम लोग जो है जब से स्कूल में पढ़ते थे तो तेलुगु जो टीचर हैं, अध्यापक हैं या लेक्चरर्स हैं, जब हम कॉलेज में आए तो वो बार बार उस बात को दोहराते थे, देशमंटे मट्टी कादोए देशमंटे मनसुलोए। तो इसका मतलब तो यही है कि देश का मतलब जो है, जिस देश में हम पैदा हुए उस वो जो भूमि है, मट्टी है, वो मट्टी नहीं, मिट्टी ही नहीं, वो जो धूल है वही उसी को हम देश नहीं कहते। देश उसे भी कहते हैं कि उस पर रहने वाले, वहां पर पैदा होने वाले, जो वहां पैदा हुए हैं और जो जहाँ रह रहे हैं, वो लोग भी उस देश के हिस्सा हैं। वही है देश का मतलब, ही है कि मनुष्य जो उस देश में रह रहा है जहां वो पैदा हुआ है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है, ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां पैदा हुए और उस देश की संस्कृति, उस देश का वातावरण। तो संस्कृति जब शब्द आता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पहला आता है कि हमारा रंग रूप जो है, अगर दुनिया के जितने भी देश हैं, देश का ये उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप जिसे हम कहते हैं, सब कॉन्टिनेंटल्स कहते हैं, कॉन्टिनेंटल्स या सब कॉन्टिनेंटल्स, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, तो सभी लोग जो हैं उन सबका जो है रंग रूप, भाषा, संस्कृति, पहनावा, उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब जो है अलग अलग है। ये सभी जो है एकदम, देखा जाए तो एकदम भिन्न भिन्न है। उसके बाद जो है फिर उपमहाद्वीप की बात आती है कि मतलब थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। तो वो अब उपमहाद्वीप, जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देते हुए चलूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल करके संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या हो, मतलब भारत की जो चारों लोग हैं, जो भी लोग चारों ओर जो देश है, लोग का मतलब देश है, जैसे कि हिमालय की तरफ चले जाएं तो भूटान है, फिर पूर्व की तरफ आ जाए तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, बर्मा जिसको हम कहते हैं, और एकदम नीचे चले जाएं तो श्रीलंका है, मालदीव है, फिर हम इस तरफ चले जाएं पश्चिम की तरफ, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये जितने भी देश हैं, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आ जाते हैं। तो महाद्वीप फिर उपमहाद्वीप, मतलब वहां पर जो है संस्कृति में, जन संस्कृति में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है कि लार्जन देन, मतलब जो है अगर हम बहुत ही विस्तृत रूप से देखें, विस्तार के रूप में देखें, तो हमारा संस्कृति का प्रभाव एक दूसरे पर दिखाई देता है, जो नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से भी क्यों ना हो, म्यांमार से हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान। क्योंकि अगर आज से 2000 साल पहले या 1500 साल पहले, 1600 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन, भारत के जो अंतिम सम्राट जिनको हम मानकर चलते हैं, जब वो हुए तो उनका राज्य जो है अफगानिस्तान तक था, हिंदू कुश पर्वत तक। तो इसका मतलब यही है कि भी वो उस समय जो है हिंदुस्तान के अंदर ही था वो। आज अफगानिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है भौगोलिक रूप से, पर भौगोलिक रूप से देश ये सब अलग अलग होने के बावजूद भी सांस्कृतिक रूप से जो लार्जर लार्जर मतलब हम लोग देखें, मतलब बहुत ही विस्तार के रूप में देखें, तो संस्कृति का उनका हम पर प्रभाव पड़ा है और हमारा उनके उन पर भी प्रभाव पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, लेसन का नाम ही देखिएगा, जो निबंध है वो कहते हैं भारत में संस्कृति संगम, या संगम की बात कीजिए, मतलब मिलना।
जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इलाहाबाद में जो प्रयाग में जो संगम होता है 3 नदियों का, यमुना, गंगा और सरस्वती का, तो तीनों का कलर अलग है। सरस्वती तो अंदर बहती है और गंगा यमुना का दोनों का कलर अलग है, पर जब वो मिल जाती तो एक हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है, दिनकर जी इस निबंध के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर अलग अलग संस्कृतियों का संगम हुआ है और उसके बाद फिर एक संस्कृति बनी। मतलब धाराएं अपने आप में बाहर से आती चली गई और इसमें मिलती चली गई, और मिलने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है अपना अस्तित्व खो दिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, अस्तित्व नहीं खोया, एक दूसरे को हमने दिया है, एक दूसरे को। मैं आपको ये जो निबंध है बहुत विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। विस्तृत रूप से इसलिए कि बहुत बार होता ही है कि हमारे राजनीतिक जो विचार होते हैं, आजकल के बता रहा हूं, वो विचार हमें खंडित करने की बात करते हैं। धार्मिक रूप से कहिए, जातिगत रूप से कहिए, जो पिछले हम देखते हैं कि 2000 साल से जातिगत रूप से भारतीय हिंदू समाज के अंदर जातिगत रूप से, और इस्लाम के अंदर भी जो है वहां पर है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है, वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो शायद पता नहीं कब हो। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाता है तो उस धर्म को तो वो अपना लेता है, पर जातिगत जो विभेद है, श्रेष्ठता और निम्नता का जो विचार है, वो अपने साथ लेके चला जाता है उसमें। वो एक और दूसरा विषय है, कभी विषय आएगा तो मैं उसके बारे में समझाऊंगा। अब यहाँ पर संस्कृति और भारत में संस्कृति संगम की बात की, मतलब संस्कृति का मिलान। एक महान संस्कृति के अंदर अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग रंग रूप कद काठी, रहन सहन, खाना पीना, इन सब की जो अपनी अपनी उपसंस्कृतियां हैं, उन उपसंस्कृतियों को लेते हुए महान संस्कृति हमने भारत की बनाई। तो उन उपसंस्कृतियों का जो है हमारे अंदर किस तरह से मिलान हुआ है और वो अब तक कैसे जीवित है, और वो संस्कृति उनको जो है किस तरह से जीवित रखती है, ये मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा। ये बहुत आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, क्योंकि बहुत बार हमें ये होता है कि हमें अपना अपनी पीठ नहीं दिखाई देती, हमें अपनी आंखें नहीं दिखाए, मतलब देख नहीं पाते। हमारे हमारे शरीर के अंदर हमारी पीठ है, पर हम नहीं देख पाते। तो उसी तरह से जहां हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस प्रदेश में हम पैदा हुए हैं, जिस गांव में या शहर में हम पैदा हुए हैं, जिस गली के अंदर हम पैदा हुए हैं, या फिर जिस परिवार के अंदर पैदा हुए, हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता कि हमारा परिवार कितना विस्तारित है, हमारे परिवार में कितने, हमारे परिवार का वंश कैसा है, वंश वृक्ष क्या है, हमें मालूम नहीं होता। जबकि जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ दादा और पिता और नाना और नानी से, मामा मामी से, चाचा चाची से जानना ही नहीं होता। हमारे पूर्ववर्ती, हमारे परदादा, उनसे भी पहले के जो मूल पुरुष थे वो कहाँ से आए, क्यों आए यहाँ पर, कैसे बस गए, एक परिवार के रूप में बता रहा हूँ। और हमारे जो परिवार के बहुत सारे जो अलग अलग लोग हैं, जो परदादा के जो उनके भाई वगैरह थे, वो लोग कहाँ कहाँ चले गए, बहुत जरूरी है हमको अपना जानना। जब तक हम अपने जड़ के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक जो है पत्तों के और शाखाओं या पेड़ के तने जो होते हैं, उनके उनके बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं होता, जितना कि हम अपने उस पेड़ की जड़ के बारे में, मतलब परिवार के कहाँ से प्रारंभ। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो उपनाम होता है, जिसको हम इंग्लिश में सरनेम कहते हैं, वो क्यों हमको दिया गया, क्यों आया है वो। तो एक परिवार के रूप में हमें अपनी जानकारी में होनी चाहिए। गली में हम जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में, जिस शहर में रह रहे हैं उसके बारे में, जिस प्रदेश में रह रहे हैं उसके बारे में, जिस देश में रह रहे हैं उसके बारे में। मतलब हम व्यष्टि से समष्टि की तरफ जा रहे होते हैं, हम व्यक्ति से समष्टि की तरफ जा रहे हैं। अकेले से हम अकेले हैं, अकेलेपन से लेकर हम विस्तारित हो रहे हैं। तो हमको बहुत जरूरी है जानना कि हम जिस देश में पैदा हुए, उस देश की पूरी संस्कृति क्या है, वो कहाँ से आई, कैसे पनपी, कैसे उसके अंदर मिलान हुआ, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, कारण क्या था। फिर हम जो है तुलना करें दूसरे लोगों से, जो जिनकी भाषाएं दूसरी हैं तो भारतीय हम लोग सभी, पर उनकी भाषा अलग है, भाषा के कारण रंग रूप भी अलग है। फिर खाना पीना, पहनना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये सब चीज थोड़ी अलग अलग है। तो इसके अंदर फिर हम भारतीय एक कैसे हैं, सांस्कृतिक रूप से एक कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये जो निबंध है आपको भारत में संस्कृति संगम, और इसके बाद जो निबंध है एक और है राष्ट्र का स्वरूप।
ये 2 निबंध जो है आपको विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि हम इस देश में जो पैदा हुए, इस मिट्टी में जो पैदा हुए, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बड़े कवि, लेखक, शायद याद नहीं है, फिर भी गुरजाड़ अप्पाराव तेलुगु के, देशमंटे मट्टी कादो देशमंटे मनसुबा। तो सिर्फ देश का मतलब जो है एक बाउंड्री नहीं होती है, एक राजनीतिक जो मैप है, राजनीतिक मैप की बात कर रहा हूँ, जो भारत की मैप है। सांस्कृतिक मैप जो है डिफरेंट होता है, अलग होता है, जो मैंने आपको बताया। सांस्कृतिक मैप जिसको हम कहते हैं नक्शा, तो सांस्कृतिक नक्शा और सामाजिक नक्शे के अंदर भारत के अंदर भूटान भी आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, लगभग थोड़ा भाग, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा भाग समझिए, ना भी हो तो बात नहीं। बांग्लादेश तो है ही, क्योंकि वहां की भाषा जो है बंगाली है, जो हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर बोली जाती है। फिर हम चले जाते हैं पाकिस्तान, तो वहां पर हम देखते हैं कि पंजाबी है, जो हमारे भारत में बोली जाती है, पंजाब में। उर्दू है, जो यहाँ से मुहाजिर बनकर चले गए, शरणार्थी बनकर, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ। फिर वहां पर सिंध है, जो हमारे यहाँ कच्छ में बोली जाती है, गुजरात के अंदर। फिर बलूची है, पठान है, जिनका जिनकी संस्कृति, धर्म उनका मुसलमान होते हुए भी धार्मिक रूप से वो मुसलमान, इस्लाम को उन्होंने अपनाया है, पर फिर सांस्कृतिक रूप से जो है संबंध हमारे हैं। फिर अफगान चले जाए तो अफगानिस्तान के अंदर भी सांस्कृतिक रूप से हमारे संबंध हैं, उन संबंधों को नकारा नहीं जा सकता है। तो राजनीतिक जो मैप है, नक्शा है, वो अलग होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक जो नक्शा होता है, मैप होता है, वो अलग होता है, याद रखिए। चाहे मालदीव चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, मतलब जो हमारे चारों ओर जो, जिसको मैंने कहा इससे पहले कि जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, तो उसके आधार पर। तो एक इसके जैसे मैंने कहा कि इसके लेखक जो है, मैं बहुत विस्तार से समझाता चलूंगा, हो सकता है कि 2 क्लास भी हो या फिर 3 क्लास भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बहुत आप लोगों को जो विद्यार्थी हैं, जिनकी उम्र अभी जो है 18 साल या 19 साल की उम्र की है, और हम लोग जो है अभी जानते नहीं है कि भारत की कल्पना या परिकल्पना, भारत जो आज ऐसा है क्यों है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आई हैं, कहाँ से आई हैं, इस चीज का जो है हमें बहुत जरूरी है। मैं इसको जो है विस्तार से धीरे धीरे आपको एक एक चीज के बारे में बताते हुए समझाते चलूंगा। हो सकता है 2 क्लास भी हो या 3 क्लास भी। तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी काव्यगत ये कहिए कि ये जो है छायावादी काव्योत्तर, मतलब जो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा के जो छायावाद काव्य था, उसके बाद जब काव्य का आए, मतलब काव्य का जो प्रयोग हुए, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है रामधारी सिंह दिनकर कहिए, उसके बाद के कवि नागार्जुन कहिए, फिर जो उनके बाद के बहुत सारे कवि हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। और ये इनके काव्य के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने भारत की संस्कृति को लेकर ज्यादातर लिखा है। इनकी जो महाकाव्य है, हुंकार है, और बहुत सारे महाकाव्य, जैसे मैं आपको समझा दूं, बता दूं। इनके महाकाव्यों के अंदर जो है हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के बीच, उसके ऊपर। फिर है सामधेनी, रश्मि रथी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, रश्मि रथी। फिर परशुराम की प्रतीक्षा। पौराणिक कथाओं के अंदर आता है कि उन्होंने जो है 14 बार जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया था भारत देश को, जब तक उसका नाम भारत नहीं था, आर्यवर्त था। क्षत्रियों के प्रति इनकी घृणा, गुस्सा जिसको हम कहते हैं, तो कहते हैं कि फिर परशुराम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, कोई फिर परशुराम पैदा हो जो इस देश के अंदर जो बुरे लोग हैं, अधर्मी हैं, उनको खत्म कर सके। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है उर्वशी। उर्वशी जो महाकाव्य है, ये स्वर्ग में इंद्र के पास जो उर्वशी महानायिका है, एक अप्सरा है, उनके ऊपर लिखा गया है। और उसके अंदर अर्जुन का अर्जुन की बातें लिखी गई है, उर्वशी से जुड़ी हुई बातें। तो महाकाव्य बहुत, और इसको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इसका, महाकाव्य को। बहुत ही सुंदर महाकाव्य उर्वशी, और इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इन्होंने जो है अपनी रचनाओं के अंदर सबसे बड़ी चीज ये की है कि
इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। अब ये जो निबंध है भारत में संस्कृति संगम, ये निबंध जो है हमें संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक बहुत बड़ा जो है ग्रंथ है। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति जो है, भारत जो देश बना है हमारा, जो भारतीयता है, ये कहां से आई, कैसे आई और क्यों, कारण क्या है। जैसे मैंने देखा कि बरसात के अंदर होता यह है, जब बरसात में पहाड़ों में बारिश होती है तो अलग अलग झरने पहाड़ों से निकलने वाले नीचे आ जाते हैं, फिर वहां एक एक नहर के रूप में, फिर बाद में नदियों के रूप में वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। आजकल जो बारिश का समय है तो हम देखते हैं कि टीवी में दिखाई देता है कि बहुत जगह जो है झरने बह रहे हैं, और झरने फिर नदी का रूप धारण करते हैं, फिर नदी जो है नहरों का रूप धारण करती है, नहरें जो है फिर नदी का रूप धारण करती हैं, और फिर नदियां जो है छोटी छोटी नदियां बड़े महानदी में मिल जाती हैं। फिर वहां से जो है वो नदी समुद्र में जाकर मिलती है। तो इस तरह से संस्कृतियां, उपसंस्कृतियां, भाषाएं, बोलियां, जातिगत विभेद, भाषागत विभेद, ये सब होते हुए भी धीरे धीरे इनके अंदर जो अंतर सूत्र है, जो अंदर से जुड़ी हुई है, इनको इन सभी चीजों को जो है फिर वो महानदी के रूप में परिवर्तित होने के बाद समुद्र में जाकर मिल जाती, मतलब जो मेन संस्कृति है उसमें जाकर किस तरह से मिलती है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत में संस्कृति संगम, तो संस्कृति जो भारत की जो हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हमारे अंदर जो एक बात आती है, भारत, हमने जैसे एक बात शब्द कहा, भारत जैसे शब्द कहते ही पूरे देश के अंदर एक लहर से उड़ जाती है, हर व्यक्ति के अंदर भारत देश की एक कल्पना होती है, उस कल्पना के अंदर भारत माता की एक कल्पना है, उस कल्पना के अंदर हमारे वेद हैं, धर्म है, राम है, रामायण है, महाभारत है। उसके अलावा जो अलग धर्म के लोग हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, इस्लाम धर्मी लोग हो या क्रिश्चियन हो, उन सबके जो ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, जो महान कवि हुए उन भाषाओं के अंदर, उन धर्म के संबंधित जितने भी लोग हुए, जो हिंदुस्तान में हुए, मतलब भारत बाहर नहीं, जो भारत के अंदर पैदा हुए, जैसे कि भारतीय, मैंने देखा कि उपमहाद्वीप के अंदर जो पैदा हुए, उन सब का जो प्रभाव है, ये सबको हमें दिखाई देता है। हम जो है छोटे छोटे झरनों के रूप में हैं उपसंस्कृतियां, फिर झरने जो है नहर में बदल जाती है, नहरें नहरें जो है नदी में बदल जाती है, नदियां जो है महानदी में बदलती है, और फिर जाके वो समुद्र में मिलकर फिर समुद्र के अंदर घुल जाती है। वो अपना अस्तित्व वहां खत्म तो करती है, पर अपने आप में वो है नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते भी। तो इन्होंने जो संस्कृति के 4 अध्याय, हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी भाषा का क्यों ना हो, इस किताब को पढ़नी चाहिए। 2 किताबें, 2-3, मतलब बहुत सारी हजारों लाखों किताबें हैं जो हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो एक अनंत सागर की तरह है, हमें पढ़नी चाहिए। उसमें एक है जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई भारत एक खोज, जो कि आज से 30-35 साल पहले श्याम बेनेगल, जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं हिंदी के, जो हमारे हैदराबाद वासी हैं, वेस्ट मार्डेबल में रहते हैं, उन्होंने जो है भारत एक खोज, जिस किताब को, एक तरह से वो रिसर्च है, एक किताब है जो जवाहरलाल नेहरू कैद में थे 1932 से लेकर 1934 तक, उसमें बैठकर उन्होंने लिखी। जब उनको कैद किया था अंग्रेजों ने, बैठकर उन्होंने लिखी उस किताब को, भारत में एक खोज, भारत एक खोज, भारत एक खोज। वो निकले भारत को ढूंढने के लिए, भारत की स्वतंत्रता से पहले से लेकर पीछे तक चलते गए धीरे धीरे। ये भारत जिसे हम आज कह रहे हैं वो है क्या। फिर उन्होंने उसी में, जब हम खोज करते हैं किसी चीज की, तो संस्कृति की, जब भारत की बात करेंगे या किसी भी चीज की बात करेंगे, एक व्यक्ति की बात करेंगे, तो हम संस्कृति की बात करेंगे, याद रखिए। तो इस तरह से 2 किताबें, एक तो भारत एक खोज, फिर रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत जरूरी है पढ़ना, क्यों, हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि संगठित होना अलग है, विघटित होना, विखंडित होना बहुत आसान है। हम संगठन के रूप में भारत के देश की जो हमने कल्पना की है, या फिर जो अभी है, राजनीतिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, तो इसके अंदर विखंडन
इसके अंदर जो अलगाव की बात आती है, इन सब चीजों की जब बात धीरे धीरे उठती है, तो हमें इन इन किताबों को जानना बहुत जरूरी होता है कि हम उनके द्वारा हम इस देश को ढूंढें, इस देश को समझें, ये देश है क्या जिस देश में पैदा हुए। यहां पर भाषा के आधार पर हमने लड़ाइयां लड़ी, अलग अलग प्रांत बने, धर्म के आधार पर तो हम आज भी लड़ रहे हैं, कभी कभी आज भी हमारी भाषा के आधार पर बात हो जाती है, आज भी हो जाती है। जैसे कि त्रिभाषा फार्मूला एजुकेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में 1951 के आसपास जो है जब बात हुई, तो भारत के अंदर सभी प्रांतों के अंदर त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया जाएगा। एक भाषा वो होगी जो प्रांतीय भाषा, जहां हम पैदा हुए वहां की भाषा पढ़ेंगे और उसी भाषा के अंदर हमारा अध्ययन भी होगा। दूसरी भाषा होगी इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज जब जाते जाते जो है उन्होंने पूरी जो है सरकार की जो व्यवस्था है या जुडिशरी की जो व्यवस्था है, जिनको हम न्यायालय कहते हैं, उनकी व्यवस्था को वो लोग उसी भाषा में छोड़कर चले गए। हमने उसको अपनाया, चाहे पार्लियामेंट के रूप में हो या असेंबली के रूप में हो या जुडिशियरी के रूप में, या फिर गौर जो सरकारें थी उस समय की उस रूप में भी। बाद में इन 70 सालों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी हुए और हम लोगों ने जो है सरकारी व्यवस्था को अब अपनी अपनी भाषा में हम कर रहे हैं। फिर भी इंग्लिश का प्रभाव है, वो स्पष्ट दिखाई देता और है और होगा भी, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जो है भारत से जब बाहर जाते हैं हमें नौकरियां मिलती हैं, भारत से बाहर जहां भी जाएंगे। तो त्रिभाषा फार्मूला के अंदर प्रांतीय भाषा, इंटरनेशनल भाषा जिसको हमने इंग्लिश कहा, अंग्रेजी कहा, और उसके बाद हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी और राजभाषा भी, उसको जो है हमने अपनाया। तो त्रिभाषा जो फार्मूला है इसको जो है हमको यहाँ पर हमें पढ़ाने की बात हुई, पर इसका विरोध भी हुआ। तो विरोध जो है हम देखते हैं कि तमिलनाडु में विरोध हुआ, हम पर क्यों किसी की भाषा थोपी जाए, क्या जरूरी है कि हम पर जो है भाषा वो कोई आकर थोपे। इसका विरोध हुआ, और उसका जो है परिमार्जन भी हुआ, क्योंकि हम संघीय व्यवस्था में हैं। तो संघीय व्यवस्था में सभी लोगों की जो है बातें सुनी जानी चाहिए और सुनी जानी भी चाहिए और सुनी जाती भी है, क्योंकि विखंडित हमें होना नहीं है, एक होकर रहना है। जैसे मैंने कहा कि उपसंस्कृतियां संस्कृति में जाकर मिलती है। तो ये जो चीज है, तो मैंने जैसे कहा कि भारत एक खोज, और उसके बाद हमें रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई संस्कृति के 4 अध्याय, इनको बहुत जरूरी है, हर भारतीय को पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे अपने अपने भाषा के अंदर वो ट्रांसलेटेड क्यों ना हो, अनुवादित क्यों ना हो, पढ़ना बहुत जरूरी, तब जाकर हमें पता लगेगा हम क्या है। ये बहुत जरूरी है। तो इस संस्कृति के 4 अध्याय में से इसको इस निबंध का एक भाग के रूप में लेकर हमारे सामने ये बात रखी गई है कि भारत में संस्कृति संगम है क्या। तो इन्हें जो है, इनकी मृत्यु जो है 1974 में, 24 अप्रैल 1974 में हुई। ये कवि और लेखक थे और आधुनिक काल के अंदर इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा। जैसे मैंने कहा हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, ये जितने भी परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब जितने भी हैं महाकाव्य हैं, काव्य हैं और महाकाव्य हैं जो उन्होंने पद्य में लिखे। उसके बाद उन्होंने जो है साहित्यिक जो गद्य में लिखा, जैसे मैंने कहा उसमें इनका जो है संस्कृति के 4 अध्याय वगैरह हैं। इनका मेन जो है संस्कृति के 4 अध्याय जो गद्य में लिखा गया, और गद्य और पद्य में दोनों में जो है इनका प्रभाव, मतलब जो है समान अधिकार था। और इनकी जो भाषा है ये हिंदुस्तानी और संस्कृत निष्ठ भाषा दोनों मिक्स है। दो अलग अलग भाषा, हिंदी भाषा में जब खड़ी बोली बात करते हैं तो 2 भाषाएं, तो एक बात आती है कि हिंदुस्तानी भाषा जिसके अंदर सभी भाषाओं के शब्द हैं, एक भाषा जिसको हम संस्कृत निष्ठ भाषा कहते हैं, मतलब तत्सम और तद्भव शब्द ज्यादा हो जिसके अंदर। इनको अलग अलग जो है पुरस्कार भी मिले। तो इनके रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषता ये है कि राष्ट्रीय इनके काव्य के अंदर भावपक्षीय जो विशेषता है, राष्ट्रीयता का स्वर, दिनकर हो, मैत्रीशरण गुप्त हो, सोहनलाल द्विवेदी हो, और बहुत हद तक जो है जयशंकर प्रसाद, जिनके ऊपर निबंध कहिए या फिर कहिए काव्य कहिए, बहुत सारे काव्य या फिर नाटक कहिए, उनके अंदर हमें राष्ट्रीयता का स्वर में दिखाई देता है।
तो इनके काव्य के अंदर हमें राष्ट्रीयता का स्वर दिखाई देता है। प्रगतिवाद, प्रगति का मतलब होता है हम समाज के अंदर परिवर्तन। प्रगति तभी होगा जब परिवर्तन होगा, नहीं तो बिगर परिवर्तन के प्रगति हो नहीं सकती। तो प्रगति मनुष्य के जीवन से लेकर देश के जीवन तक, समष्टि के जीवन तक जो प्रगति, मतलब उत्तरोत्तर प्रगति, आज से 70 साल पहले जहां था भारत, आज वहां नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है। चाहे वो सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से क्यों ना। विज्ञान अपने आप में जो है, ज्ञान और विज्ञान के अंदर जो उन्नति होती रहती है, वो परिवर्तन आता रहता है। तो इस रूप में जो है प्रगति मनुष्य के जीवन के अंदर परिवर्तन के साथ प्रगति का जो है उन्होंने सोचा है। और इनके काव्य के अंदर हमें प्रेम और सौंदर्य दोनों मिलते हैं। जैसे मैंने कहा उर्वशी, उर्वशी जो है महाकाव्य प्रेम और सौंदर्य का महाकाव्य। उर्वशी जब अर्जुन से प्यार करती, प्रेम करती, तो प्रेम और सौंदर्य का जो है महाकाव्य। और इनके भावगत विशेषता है काव्य के अंदर। रस निरूपण, रस का मतलब होता है कि साहित्य के अंदर जो भारतीय साहित्य के अंदर पुराने समय में रस, अलंकार, छंदों की कल्पना की गई। कल्पना नहीं है, तो रस जो है नवरस माने गए। शांति रस है, वात्सल्य रस है, प्रेम के अंदर संयोग और वियोग है, जुगुप्सा है, विभत्स है, वीर है। ये जो 9 रस हैं, इन रसों का निरूपण हुआ है, गति के अंदर हो या पद्य के अंदर। याद रखिए, जब वो संस्कृति की बात करते हैं तो एकदम उसके अंदर संस्कृति है क्या, इसके बारे में बताते हुए सब चीजों के बारे में, मतलब उसके अंदर वीरता की बात आएगी, प्रेम की बात आएगी, सौंदर्य की, मतलब काव्य के अंदर कहिए किसी के अंदर। फिर इनकी कलागत विशेषताएं, कला पक्षी विशेषताएं, इनकी जो मैंने कहा जैसे कि इन्होंने जो लिखा आधुनिक का, क्योंकि आधुनिक काल के कवि और लेखक हैं, तो खड़ी बोली में लिखा, पर इनकी खड़ी बोली जो है परिष्कृत खड़ी बोली है, मतलब जिसके अंदर तत्सम शब्द तो है ही, तद्भव शब्दों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। और इनके काव्य के अंदर अलंकार योजना, जिसमें रस, छंद और अलंकार का योजना, छंद योजना भी। और हिंदी साहित्य में इनका स्थान जो है, ये देखिए कि इनके काव्यगत विशेषताओं के कारण, इनके व्यक्तित्व के कारण, और इन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर जो भाग लिया, इस कारण भी ये राज्यसभा के जो है बहुत महान लेखक थे भारत के हिंदी साहित्य के। इनको राज्यसभा का जो लेखक भी बनाया गया, राज्यसभा का जो है मनोनीत सदस्यता भी दी गई। उस समय मनोनीत सदस्यता अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को, मतलब डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, लेखक हो, कवि हो, म्यूजिशियन हो, मतलब अलग अलग जो रंग रूप कलर, या फिर कहिए भाषा कहिए, या फिर जाति भी कहिए, या फिर कहिए कि धर्म के आधार पर भी उस समय एंग्लो इंडियन का एक पद हुआ करता था। इस बीच में जो है पिछले साल, मतलब 2019 में इस पद को खारिज कर दिया। जो एंग्लो इंडियन के लिए राज्यसभा के अंदर एक पद हुआ करता था, जो मनोनीत पद था, वो 6 साल के लिए दिया जाता था। 2019 में जो है उस पद को खारिज कर दिया। एंग्लो इंडियन जो हिंदुस्तान के अंदर जो है अलग अलग देश के, मतलब अलग अलग जगह से जो लोग देशों से आए हुए थे, पुर्तगीज, स्पेन, अंग्रेज, फ्रेंच, जो ज्यादातर गोवा के आसपास या महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए था कि मनोनीत उनमें से एक को दिया जाएगा एंग्लो इंडियन। वो पारसी समझिए, तो उसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो उर्वशी महाकाव्य को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ इनका। प्रस्तुत निबंध जो है भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक और विवरणात्मक परिचय देने वाला है। जैसे मैंने कहा, किसी भी देश को बनने के लिए, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का इतिहास है क्या, तो अमेरिका के इतिहास हमें सिर्फ 400 साल का मिलता है, केवल और केवल 400 साल का। उसको जो है कोलंबस किसी को ढूंढने के लिए निकला और वहां पहुंच गया। वहां पर पहले रेड इंडियंस रहते थे, जो आदिवासी थे वहां के। फिर धीरे धीरे अंग्रेज पहुंचे, उसके बाद फिर अलग अलग देशों से। आज जो है किसी भी देश में, बहुत सारे कम देश ऐसे हैं जहां पर ग्रीन कार्ड दिया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं दिया जाता, या पाकिस्तान के अंदर भी नहीं दिया जाता, चाइना के अंदर भी नहीं दिया जाता। ग्रीन कार्ड की व्यवस्था नहीं है कि किसी देश का व्यक्ति किसी देश में जाकर रहे और वहां पर वो उसको दे दिया जाए।
पर अमेरिका ऐसा है जो पहला, उसके बाद फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अभी तो जर्मनी, अब बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं वहां पर इसकी व्यवस्था की जा रही है कि जो दुनिया से सर्वश्रेष्ठ जो मस्तिष्क है, जो सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान और विज्ञान के लोग हैं वहां पर आके काम करें, उस देश के अंदर अपना योगदान दें और उस देश के नागरिक बन जाए। याद रखिएगा। तो अमेरिका का अगर हम इतिहास उठाते तो सिर्फ 400 साल का इतिहास है। तो वो इतिहास है क्या? राजनीतिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है और आर्थिक है। धार्मिक तो बाद में है, आर्थिक इतिहास। तो उसी तरह से भारतीय, जिसको हम आज भारत कहते हैं, वो भारत है क्या? तो इसकी संस्कृति जो ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से कहिए, ऐतिहासिक रूप से कहिए, जुड़ी हुई है वो। इसका जो उन्होंने विवरणात्मक मतलब जो है एक के बाद एक किस तरह से भारतीय संस्कृति को हम आज ये कहते हैं कि आप ये संस्कृति हमारी है, इसका इन्होंने बहुत ही विवरणात्मक परिचय देने की कोशिश की। फिर कहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विशेषताओं का विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के संगम और तत्संबंध योगदान का इसमें जो है उन्होंने विवरण दिया। जैसे मैंने बताया था कि आपको, अगर हम भारत की बात करते हैं, ऐतिहासिक रूप से कहिए या फिर जो भी रिसर्च हुआ है, अब उस चीज का आज खंडन किया जा रहा है, पर अंग्रेजों का जो रिसर्च था, अंग्रेजों के बाद जो हिंदुस्तानियों ने, बहुत सारे जो हिंदुस्तानियों ने रिसर्च किए, या फिर आज जब हम साइंटिफिक रूप से जिसको हम कहते हैं कि भाई डीएनए टेस्ट के द्वारा हम जानकारी हमें अब उपलब्ध हो रही है, तो यहाँ के जो पहले के लोग थे वो द्रविडियन लोग थे, आज हम जिनको तमिलियन कहते हैं, तमिल द्रविडियन, दक्षिण भारत के जो लोग हैं। पर ये लोग भी कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से आए, क्योंकि अंडमान निकोबार की जब जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है वहां पर जब जांच की गई तो पता लगा कि वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आए। तो देशों के अंदर जो पलायन होता है या क्या आगमन होता है, विस्थापन जो होता है, और विस्थापन, पलायन और आगमन के कारण, पलायन का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश भाग जाना। जैसे कि ईरान से पारसी आए हमारे पास, ईरान से सूफी मत आया हमारे पास। माना गया कि कच्छ में जब पारसी पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका विरोध किया, पारसियों का। तो राजा ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आए, यहाँ तो हमारी जनता आपका विरोध कर रही है, वो नहीं चाहती कि विदेशी हमारे पास आए। तो उनके जो मुखिया थे पारसियों के, ये सत्य है, ऐतिहासिक सत्य, याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि महाराज एक कटोरी के अंदर दूध मंगाइए और थोड़ी सी अलग से चीनी मंगाइए। तो महाराज ने कहा ठीक है। महाराज ने जो है उस कटोरी में दूध मंगाया और चीनी मंगाई। तो उस पारसियों का जो मुखिया था उसने जो है उस कटोरी के दूध के अंदर एक स्पून जो है, एक चम्मच जो है शुगर मिला दिया, चीनी मिला दी और घोल दिया। और घोलने के बाद कहा महाराज जिस तरह से दूध के अंदर चीनी घुल गई है उस तरह से हम लोग भी आपके देश के अंदर, आपकी संस्कृति के अंदर इसी तरह से हम घुल मिल कर रहेंगे। तो उनकी अपनी संस्कृति अलग थी, उनका खान पान अलग था, उनका भाषा वेशभूषा पूरी तरह से अलग थी, और वो लोग यहाँ के होकर रह गए। उनकी अपनी संस्कृति अपने आप में विशेषता के साथ है, जो गुजरात के कच्छ से लेकर गोवा तक फैली हुई है, जो बॉम्बे से और गोवा तक फैली। आज मुश्किल से जो है पारसी हमें जो हिंदुस्तान के अंदर 1 या 2 लाख भी लोग नहीं है मुश्किल से, पर अपने आप में उनकी अपनी संस्कृति है। जब टाटा की बात करते तो पारसी है, बिरला की जब बात करते तो वो पारसी, सॉरी बिरला तो नहीं है, टाटा, जमशेदजी टाटा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया। मादाम कामा वो पारसी थी। कांग्रेस की पहली जो है स्त्री अध्यक्ष मादाम कामा वो पारसी थी। तो विवरणात्मक जो ऐतिहासिक और विवरणात्मक संबंध बता रहे हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इसके अंदर कि अलग अलग जो संस्कृतियां हिंदुस्तान के अंदर आई, पनपी, यहाँ पर भी पनपी। तो मैंने जैसे कहा कि अगर पूरे भारत की बात करें तो यहाँ के मूल निवासी कौन है? तो मूल निवासी वो जो यहाँ पर पैदा हुए और यहाँ पहले से थे। बाद में जो यहाँ पर लोग आए, राहुल सांकृत्यायन ने जो है वोल्गा से गंगा तक किताब लिखी है, बहुत बढ़िया उपन्यास है।
अ, हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है पढ़ना चाहिए, वोल्गा से गंगा तक। बहुत ही मतलब जो पुराने उपन्यास हैं आजकल आप लोग नहीं पढ़ते, या फिर आजकल बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। एक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का भी एक उपन्यास है, 8 खंडों में, सोना और खून। वो बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। पता चलता है कि संस्कृति है क्या, संस्कृति क्या है, संस्कृति बनती कैसी है, कारण क्या है। सोना और खून, और उनके बहुत सारे उपन्यास हैं। जैसे वैसे ही जैसे राहुल सांकृत्यायन का जो वोल्गा से गंगा तक, ये उपन्यास भी जो है कि लोग भारत के अंदर आर्य, जैसे ये रिसर्च के द्वारा पता लगा है, जो अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि आर्य बाहर से आए। आज राजनीतिक रूप से कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं आए। तो जब हम देखते हैं कि भाई इस भारत के अंदर जो है, अगर हम चाइना जाते हैं तो वहां का रूप रंग कलर के अंदर भिन्नता बहुत कम है, भिन्नता। पर केवल जब हम इंडियन कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो हम जब यहाँ देखते हैं तो इतना सारा भेद है कि आप पहचान नहीं पाते। दूर जो है कन्याकुमारी में चले जाइए और एक कश्मीर के व्यक्ति को, दोनों को लाके खड़ा कर दिया जाए, तो हमें पता ही लगता कि दो व्यक्ति इसी देश के हैं या इसी उपमहाद्वीप के हैं। एक व्यक्ति इतना काला है, मतलब काला शब्द यहाँ बुरा नहीं, काला जो उसका रंग है, उसकी भाषा, उसकी कद काठी, उसका रूप रंग, खाने पीने का तरीका, ये सब चीज एकदम टोटल अलग है। फिर एक कन्याकुमारी का व्यक्ति, एक गोरा सा, जिसके नाक नक्श बहुत तीखे हैं, जिसकी आंखों का कलर अलग है, जिसके पहनावा अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, भाषाएं बोलियां अलग है, ये इसी देश के रूप है। तो ये संगम हुआ कैसे? तो हमें पिछले 5000 साल पीछे जाना पड़ेगा कि इस देश के अंदर कौन कौन आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, फिर उसका तुर्क आए, मुगल आए, मुस्लिम्स आए, इस्लाम आया। फिर हम देखते हैं कि गोवा की तरफ से या फिर केरला की तरफ से पुर्तगीज आए, स्पेन आए, स्पेनिश लोग आए, फ्रेंच आए, एक दूसरे को हराते हुए उन्होंने केरला पर उन्होंने राज्य किया, केवल और केवल जो है काली मिर्च के लिए, जिसको उस समय उनको काला सोना कहा जाता। फिर जो है बंबई की तरफ से और कलकत्ता की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आए हिंदुस्तान के अंदर व्यापार के लिए। तो हम देखते हैं कि पिछले 2,500 साल में, 2000 से लेकर 2,500 साल के अंदर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग भाषा, अलग अलग रूप रंग, मतलब बहुत हजारों करोड़ लाखों लोग इस हिंदुस्तान के अंदर आए। आने का कारण अलग अलग हो सकते हैं, आक्रमण करने के लिए आए। जैसे मैंने एक जगह पढ़ा रहा था सेकंड ईयर वालों को, जर और जोरू और जमीन, तीन चीज दुनिया के अंदर जितनी भी लड़ाइयां हुई है वो तीन चीज के लिए हुई। जर, जर का मतलब धन, धन किसी भी रूप में हो सकता है। एक कवि ने लिखा है, एक कवि ने लिखा है कि गौधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कहते हैं गोधन, तो गौधन धन के रूप में उसको माना गया, गौ को धन के रूप में। गज का मतलब होता है हाथियों का धन के रूप में। फिर जो है हाथियों को है, गौ को माना गया, घोड़ों को माना गया, रत्नों को। तो जर जोरू, फिर स्त्री के लिए लड़ाइयां, दुनिया के अंदर धन के लिए लड़ाइयां हुई, स्त्री के लिए लड़ाइयां हुई, और ज्यादातर जो लड़ाइयां हुई जमीन के लिए लड़ाइयां, जो भू जमीन है उसके लिए लड़ाइयां। तो इस लड़ाइयों के कारण जो है संस्कृतियों के अंदर पलायन भी हुआ है, और संस्कृतियों के पलायन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि आगमन भी हुआ है, और संस्कृतियां अपने आप में एक दूसरे से मिलती चली गई। तो इस मिलने के कारण जो एक लार्जर देन लाइफ के मतलब जो है बहुत विस्तार से रूप में जो संस्कृति का जो होता है, मतलब विस्तार होता है, उसका हमें जो है हमें दिखाई देता है। तो ये लेसन जो है, जैसे मैंने कहा कि ये निबंध जो है इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये जो है आपको टाइम लगेगा। तो इस रूप में आप देखिए कि ये लेसन फिर मैं आपको फिर कल दोबारा पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि और 2 क्लास हो जाए, अगर एक क्लास के अंदर खत्म हुआ तो मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा।
पर ये लेसन जो है आपके ज्ञान के लिए और हमें अपने बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।